चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज हिस्ट्री का सेट नंबर 1। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, पॉलिटिकल का लगभग हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और आपको अगर नहीं प्लेलिस्ट मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको लिंक दे दिया जाता है। दूसरी बात कि आपका महामैराथन ऐड करके भी दे दिया गया है, 4 घंटे का है, टोटल 9 प्रैक्टिस सेट है। अब जैसे चाहें आप दे सकते हैं। अब चलते हैं, हिस्ट्री का 9 प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब तक 1 लाइनर नहीं पढ़ाऊंगा उसका नहीं करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स हो चुका है, उसका भी मॉक टेस्ट करवा दूंगा। इसी तरह बायोलॉजी का हो चुका है, बायोलॉजी का भी करवा दूंगा। बस आप इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, आप सपोर्ट करते रहें और नलिन अकाडमी को हौसला देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा स्लोगन हमेशा याद रखें, आप हैं तभी हम हैं। चलिए, इनका पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिस्ट्री का, जो कि आपका लिखा हुआ है कि रंजीत सिंह जो हैं किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं। तो कौन से मिसल से संबंध रखते हैं? मिशल बोला जाता है, सिख मिशल बोला जाता है, और रंजीत सिंह हैं। तो बताइएगा। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, और बी जो ऑप्शन नंबर है वो ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुगर चकिया पढ़ेंगे। तो शुगर चकिया सिख मिसल से संबंध रखते हैं। कौन? रंजीत सिंह। समझ गए? शुगर चकिया। चलेगा, दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कौन सा अंतिम सम्राट जो है मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मयूर सिंहासन पर जो बैठा था वो बताइएगा कौन था। तो अगर पूछे कि अंतिम सम्राट जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला था उसका बताना है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाही जो था मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद तो समझिए कि कब्जा में आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति कहाँ हुई? बता सकते हैं 1857 की क्रांति कहाँ हुई, ये बताइएगा। तो 1815 की क्रांति की बात करते हैं और कहाँ हुआ था ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा। आप जानते हैं मेरठ में। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था, और आप इसके बारे में हम स्पेशली 1857 को पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चौथे प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 ईस्वी में किसके बीच शुरू की गई? अब देखिए, बॉम्बे से थाने तो आपको याद आ गया होगा, क्या आया? तो बॉम्बे से थाने याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में रेल लाइन बिछी थी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, रेल लाइन बिछी थी, रेल लाइन चला था, ये आप जानते हैं। लेकिन टेलीग्राफ लाइन भी चला था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो कहाँ से कहाँ तक हुआ था ये बता सकते हैं? तो हम अच्छे से बताएंगे, कलकत्ता से आगरा को लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे 4 का, वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि टेलीग्राफ जो बिछा था कलकत्ता से आगरा का बिछा था। चलिए, 5वें प्रश्न की बात करें तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? बता सकते हैं अवध किसको कहा जाता है? वर्तमान में लखनऊ को कहा जाता है, यूपी में है ना। तो आप जानते हैं अवध का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछे तो आप अच्छे से जवाब देना चाहिए। क्या दीजिएगा? इस ऑप्शन का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब छठे प्रश्न की बात करें तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? बता सकते हैं? तो हैदराबाद के निजाम की अगर बात करें, तो हैदराबाद के निजाम के बात करें, राजवंश की बात करें, मतलब शासक की बात करें, तो वो कौन थे? बता सकते हैं? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, आशफ शाही थे। कौन थे? आशफ, मतलब आशफ शाही थे। ठीक है, क्या थे? आशफ शाही थे। चलिएगा, 7वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख जो है किसके शासनकाल से संबंधित थे, या किसके शासनकाल से संबंध रखता है? कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उत्तर मेरूर शिलालेख है। अब बताइए कौन से शासक इससे भाई संबंधित हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 7वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, परांतक प्रथम थे। कौन थे? परांतक जी प्रथम थे, ये जरूर याद रखिएगा। तो आपसे एक सवाल है मुझे कि मैंने अगर हिस्ट्री देखे होंगे
साउथ इंडिया का देखे होंगे, उत्तर वंश देखे होंगे, तो आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो परांतक प्रथम जो है किस वंश से संबंधित है, आप कमेंट करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ यही सब क्वेश्चन जो है आता है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप जो है हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था, बताइएगा। मतलब शेरशाह और हुमायूं के बीच जो लड़ाई हुआ, हम क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो लड़ाई हुआ, तो शेरशाह जो है हुमायूं को भगा दिया था कि भाग जाओ यहाँ से, भारत से ईरान भागना पड़ गया था ना हुमायूं को। तो किस लड़ाई में अंतिम रूप से भागना पड़ गया? तो 8वां प्रश्न का जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, विलग्राम की लड़ाई। और विलग्राम की लड़ाई का नाम ही है कन्नौज की लड़ाई। तो विलग्राम की लड़ाई हो यहाँ पे या कन्नौज की लड़ाई, एक ही होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ज्यादा जानकारी चले जाइएगा, नहीं तो मुक्त टेस्ट 50 क्वेश्चन है, नहीं हो पाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, बताइएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान अगर आपसे पूछे कौन सा था, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। तो गुरु नानक का जन्म स्थान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि तलवंडी में था। कहाँ? तलवंडी में। तो गुरु नानक जी का जो सिख गुरु हैं हमारे, वो तलवंडी में इनकी जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे एक सवाल, गुरु नानक जो हैं कितने गुरु थे, केवें नंबर पे आते हैं? 10 गुरु में से केवें नंबर पे आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। 10वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? अब देखिए, पुरंदर की संधि बहुत फेमस है, शिवाजी किए थे। किसके साथ किए थे भाई, बता सकते हैं? तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप अच्छे से दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1665 में किए थे और राजा जयसिंह के साथ किए थे। तो यही पूछता है कि शिवाजी और राजा जयसिंह के साथ 1665 में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। तो ये आप जान गए। चलिएगा 11वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो 11वें प्रश्न को देखकर आपको लग रहा होगा कि भारत में कौन सा प्रदेश जो है यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। यूरोपियन को, ठीक है, यूरोपीय लोगों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। कौन सा क्षेत्र, यही पूछना चाह रहा है। तो नमक से आपको याद आता होगा गुजरात, लेकिन अफीम की बात करता है तो अफीम भी बताएंगे 11वां प्रश्न का। तो बिहार, अफीम के मामले में बिहार उस समय था और नमक के मामले में भी आपको बताया जाएगा। तो ऐसे नमक सिर्फ होता तो गुजरात को हम लगा लेते हैं, लेकिन नमक और अफीम उपलब्ध करवाता है तो आप बिहार लगा दीजिएगा। किसके लिए? यूरोपियन के लिए, उत्तम कोटि का जो होता था। देखिए 12वां प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत मतलब महाभारत जो है संस्कृत में था, से पर्शियन में अनुवाद किया गया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि महाभारत जो हमारा संस्कृत में लिखा है, अकबर के समय जो है पर्शियन में अनुवाद किया गया। उस पर्शियन में महाभारत का नाम रखा गया है रजनामा। तो महाभारत का जो अनुवाद किया गया है पर्शियन में, उसका नाम है रजनामा। सिंपल। किसके समय में? तो अकबर के शासनकाल में। ये जरूर पूछता है। देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम बताइए। ये मुगल वंश से संबंधित है कि नहीं? हाँ, मुगल वंश से संबंधित है। अब नूरजहां का वास्तविक नाम आप बताएंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट। मुगल अगर मेरा वंश नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, सटीक है। तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा, मेहरू निशा होंगे। क्या होगा? मेहरू निशा। तो नूरजहां का वास्तविक नाम के जगह पे मूल्य नाम भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मेहरू निशा होते। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए आपको 14 प्रश्न आते हैं, मतलब 14वां प्रश्न। अब इसमें ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद हो जाना चाहिए। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। गोलकुंडा के राजा कौन था, बताइएगा। गोलकुंडा का राजा कौन था, बताएंगे। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोलकुंडा का राजा की बात करेगा, वैसे ही हम सवाल लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, कुतुब शाही जो था गोलकुंडा का राजा था, ये आप जान गए। चलिए 15 प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए, उड़ीसा में एक गजपति राजवंश था, उसके संस्थापक पूछ दिया है। अब बताइए आप इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। ये सारे मैं पढ़ा चुका हूं टॉपिक बाय टॉपिक।
तो 15वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, कपिलेंद्र। कपिलेंद्र जी हैं जो कि उड़ीसा के गजपति राजवंश से जो हैं संस्थापक माने जाते हैं और संबंधित भी हैं गजपति राजवंश से, क्योंकि यही संस्थापक हैं तो भाई यही होंगे राजा शासक, है ना। तो उड़ीसा से है। चलिए देखिए, कश्मीर का जेनुअल आबिदीन जो अपनी कला और संस्कृति की जो है क्या करता है, संरक्षता के लिए प्रसिद्ध है। संरक्षता मतलब कहने का मतलब उसकी मतलब बचाव के लिए रखा हुआ है, ठीक है। किस वंश से संबंधित था बताइएगा। मतलब कश्मीर का जो है जेनुअल आबिदीन है, आबिदीन बोला जाता है, जो अपने कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कला और साहित्य के मामले में वे प्रसिद्ध हैं, मतलब सुरक्षित करते हैं एक तरह से, वो प्रसिद्ध है। और किस राजवंश से संबंधित है बता सकते हैं, जो कि 1420 से लेके 1470 की बात हो रही है। तो उस समय के हिसाब से ये 4 ऑप्शन का हिसाब के जवाब दीजिए 16वां प्रश्न का। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे 16वां प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए, शाही मीर। क्या नाम है, शाही मीर बोलेंगे। चलिए ये सवाल हो गए। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है गुलबर्ग से विदर जो है हस्तांतरित किया, हस्तांतरित किया, बताइएगा कौन किया था। मतलब कौन से ऐसे हैं बहमनी सुल्तान का नाम बताइए जो कि गुलबर्ग से विदर जो है राजधानी ले गया, ठीक है। सवाल यही है ना, तो बताइएगा 17वां प्रश्न का जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह वली। अहमद शाह वली थे जो कि क्या किए, गुलबर्ग को विदर ले गए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मतलब गुलबर्ग से विदर राजधानी ले गए थे, बहमनी सुल्तान था वो, कौन, अहमद शाह वली, ठीक है। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है। मध्यकालीन अगर मंदिरों की बात करेगा तो सबसे लंबा जो है कौन सा मंदिर है। इस 4 ऑप्शन में से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत फेमस है। और ये जो है बृहदेश्वर का मंदिर, आप पढ़े थे, आपसे पूछा हुआ है बृहदेश्वर का मंदिर के बारे में, ठीक है। तो ये कन्नौज में है, ये तो पता चल गया था। अब राजवंश से संबंधित मैंने पूछा था, आप तक अभी तक कमेंट नहीं किया, कमेंट जरूर करिएगा, वेट कर रहे हैं। तो 18वां प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यही तो है। तो मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा अगर पूछा जाए कौन सा मंदिर है तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर तो है, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। 19वां प्रश्न, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में जो है शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। तो कौन ऐसे राष्ट्रकूट राजा हैं बता सकते हैं जो कि एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। इसमें आप 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, कैलाश का मंदिर जो है किसने बनवाया, ये सवाल है आपसे। लेकिन कैलाश का मंदिर जो है एलोरा में है, एलोरा में जो कैलाश का मंदिर है किसके लिए है, तो शिव के लिए है। अब कौन बनाए ये बताइए, कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे जवाब, ठीक है। तो 19वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट राजा था जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए 20वां प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो हम सबसे पुरानी स्मृति जान लीजिए कि ना ए बी है, ना सी है, ना डी है, ऑप्शन नंबर ए है, मनुस्मृति है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 21 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध जो है नहीं रखता है। तो जैसे ही जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है, इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं रखता है, नयावाद से नहीं रखता है, नहीं तो थेरवाद है जैन दर्शन से, शयावाद है, अनेकांतवाद है, ये सब जो है जैन दर्शन से संबंध रखते हैं, लेकिन नयावाद जो है नहीं रखते। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। मतलब भूमि देने का बात किया गया, किन्हें, ब्राह्मणों को, मतलब समझ गए, ब्राह्मणों को देने की बात हुई, भूमि उपहार में देने की शुरुआत की गई सबसे पहले किसके समय में बता सकते, कौन से राजवंश था वो भाई उस समय जो कि भूमि देने लगे, ब्राह्मणों को दान में देने का प्रथा जो है चालू किए। तो 22 का आंसर का जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो सतवाहन वंश थे, यही जो है भूमि उपहार में देने की प्रथा चालू किए थे। 3 की अगर बात करते हैं तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए। तो जैसे ही भारत में सोने के सिक्के की बात होगी और सर्वप्रथम की बात होगी
तो किसने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जैसे ही होगा 23 का ए आंसर लगा दीजिएगा, इंडो ग्रीक ने ही चालू किए थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक ने चालू किए थे, उसके बाद ही किसी का नाम आएगा, ये आप जानते हैं। 24 की बात करें तो कौन सा पल्लव राजा जो है शंकराचार्य का समकालीन या समकालिक था? बता सकते हैं? तो शंकराचार्य के समकालीन लिखा हो या समकालिक लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। था कौन पल्लव राजा था उस समय जब शंकराचार्य थे, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 24 का आंसर का जवाब अच्छे से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी दंती बर्मन थे। कौन थे? दंती बर्मन जी थे। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो बादामी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापक कौन थे, ये आपसे अगर पूछ रहा है तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा पता है? जवाब यही दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे, जो कि बादामी के चालुक्य थे और संस्थापक थे। तो ये ऐसे नहीं पूछेगा क्या कि बादामी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे, तो जो है आपको पुलकेशिन प्रथम बताया जाएगा, क्योंकि चालुक्य जो है 3 थे, प्रतापी के थे, बादामी के थे और कल्याणी चालुक्य थे। देखिए 26 क्वेश्चन है कि किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो हर्ष के साम्राज्य का दौरा मतलब हर्ष मतलब हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे, चीनी बौद्ध यात्री आए थे, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही हर्षवर्धन होगा तो हेंगशांग को याद रखिएगा, हेंगशांग ही जो है चीनी बौद्ध यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन को ही हर्ष कहा जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका क्लियर। तो हर्ष के साम्राज्य में। चलिए 26 का आंसर का जवाब आप अच्छे से जान गए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? 27 क्वेश्चन पर। टोटल 50 क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 27 क्वेश्चन है कि किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया? बता सकते हैं? देखिए अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, गुप्त राजा था। कौन? गुप्त राजा। मौर्य राजा नहीं पूछ रहा है, गुप्त राजा पूछ रहा है, गुप्त काल का बात हो रहा है। ठीक है, अगर मौर्य और गुप्त अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था लास्ट में। ठीक है, और ये करने वाला और कोई नहीं था। बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं। 27 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त प्रथम था। कुमार गुप्त प्रथम और कुमार गुप्त द्वितीय, जिसमें कुमार गुप्त प्रथम का नाम आएगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 28 आपको दिख रहा होगा। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया है? जैसे ही बीना की बात आया होगा तो आपको समुद्रगुप्त को याद आया होगा, है ना? तो यही तो आंसर है, समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए या बांसुरी बजाते हुए, कुछ भी आ जाए तो हम जानते हैं गुप्त सम्राट है, तो समुद्रगुप्त ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें कौन सा साहित्य जो है द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? द्रविड़ भाषा, द्रविड़ वेद, द्रविड़ लिपि, ये सब जो है द्रविड़ भाषा, जो कि साउथ इंडिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन साहित्य जो है देव बोल रहा हूँ, वेद के नाम से जाना जाता है? तो वेद का नाम बताना है, द्रविड़ वेद में है। लिपि अलग है, भाषा अलग है और वेद अलग है, तो वेद आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी तेवरम। तेवरम जो है ये द्रविड़ वेद है। चलेंगे 30वां प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैसे ही जैन परंपरा के अनुसार पूछेगा, मतलब जैन धर्म से बात हो रही है, उसके अनुसार पहले तीर्थंकर की बात होगा, तो जैसे ही पहला तीर्थंकर हो गए, तो मेरा अगर जैन का पढ़ेंगे तो आपको आएगा आंसर 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से लास्ट थे महावीर जी, तो और पहले थे ऋषभ देव ही तो माने जाते हैं पहले, तो यही तो आंसर है। ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा? शिव होंगे। चलिएगा 31वां प्रश्न की बात करें तो इनमें कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? बौद्ध नन मतलब महिला, नन मतलब महिला, जो कि बौद्ध भिक्षु बनी थी, भिक्षुनी कहिए उनको, ठीक है, बनी थी, जिसे नन बोलते हैं। तो इन्हीं की माता जो थी, जो कि दूसरी जो माता थी वो थी, जो कि क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, मतलब मौसी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको अच्छा लगा। चलिए देखिए 32 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सी जो है तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? यह जानी जाती है, जाना जाता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन
किसी भी तरह बन सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा तमिल भूमिका बाइबल के नाम से जानी जाती है या जाना जाता है। तो आपको इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तिरुकुरल। क्या नाम है? तिरु, अलग कर दीजिएगा, तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुल्लर, ठीक है। चलिएगा, तो अगर तमिल भूमि का बाइबल का नाम बोलेगा तो आप बताइएगा तिरु अलग कर देंगे, कुल्लर अलग कर देंगे, तिरुकुल्लर। साउथ इंडिया लैंग्वेज है, बाइबल है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है, बता सकते हैं? तो जैसे ही संगम साहित्य की बात होगी, ठीक है, अगर संगम साहित्य पढ़े होंगे, आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो संगम साहित्य की अगर बात होगा, तो संगम साहित्य की अगर बात होगा तो ऑप्शन नंबर ए तमिल। संगम साहित्य का मतलब ही होता है कि तमिल भाषा से संबंधित है, तमिल लैंग्वेज वहाँ ज़्यादा चलता है और संगम साहित्य बना ही था, ठीक है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम जो है क्या है? तो अब जैसे ही दवा की बात होगी, मेडिसिन की बात होगी, औषधि की बात होगी, दवा का ही नाम है। तो अब जैसे सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद की बात होगी, तो हम जानते हैं कि इसकी जानकारी हमको वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद कहाँ मिल सकता है? तो हम 34 का आंसर का जवाब अथर्ववेद में, क्योंकि दवा की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, जोग टोटमा की बात हो, भूत प्रेत की बात हो, तो ये सब जो है अथर्ववेद में मिलता है। चलेंगे, 35 क्वेश्चन नंबर है कि पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे या पूजित थे? मतलब पूजे गए थे, पूजे जाते थे या पूजे थे, ठीक है। तो आप बताइएगा, तो पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे गए थे? मतलब आर्य द्वारा पूजे गए थे, आर्य जो लोग थे वो भगवान को पूजे थे, कितने भगवान को पूजे थे बता सकते हैं? टोटल पूरा वैदिक काल की बात हो रहा है, ठीक है, बताइएगा। 35 का आंसर का जवाब आप दे दिए होंगे 33। कितने? 33 थे, ठीक है, 33 मतलब 33, ठीक है। चलिएगा, 36 क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित जो है किस काल से संबंध रखती है या किस जो है काल से संबंध रखता है? तो जैसे ही सिंधु सभ्यता की बात होगा तो हम बहुत सिंपल बताएंगे कि इस 4 ऑप्शन के हिसाब से हम बताएंगे, क्या बताएंगे? 36 का ऑप्शन नंबर डी, क्या? अर्ध ऐतिहासिक युग बोलेंगे। सिंधु सभ्यता जो था अर्ध ऐतिहासिक युग था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस 37 क्वेश्चन देख के आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एपिग्राफी क्या है ये पूछ रहा है। तो एपिग्राफी क्या होता है? किसी भी चीज का अध्ययन को ही बोलेंगे, तो किस चीज की अध्ययन होती है? एपिग्राफी। तो 37 का आंसर का जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों का अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। ग्राफी का मतलब ही होता है कि ज्ञान को, किसी चीज का ज्ञान लेना, उसके बारे में जानकारी जानना, तो एपिग्राफी, तो शिलालेख की अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। सबसे भूलिएगा मत, ये सब तो हम ऐसे पढ़ा चुके हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कि मोहनजोदाड़ो, ठीक है, कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बता सकते हैं? मोहनजोदाड़ो कहिए या मोहनजोदड़ो कहिए, ये सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत की बात होती है, ठीक है, स्नानागार की बात नहीं हो रही है, इमारत की बात हो रही है, ठीक है। तो इमारत की जैसे ही बात करेगा तो अन्न का भंडार होना चाहिए, है ना। तो अन्न का भंडार में अगर बात करें तो वास तो नहीं होगा, सिंपल। तो इमारत हो रहा है, तो इमारत की जैसे ही बात होगा 38 का आंसर का जवाब आपको आ गया होगा बी, क्योंकि पहला ऑप्शन तो छट गया। तो बड़ा धनगार, ग्रेट ग्रेनरी। 39वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहां हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहां हुई ये बताइएगा। तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या हुआ था कि ये खेती जो है सबसे पहले खेती किया गया है मेहरगढ़ में, ठीक है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। 40वां प्रश्न है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? मतलब जैसे मानव जो है, हम लोग जो हैं, हमारी जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, ये आप जानते हैं। तो ये वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो कौन से, मतलब इस 4 ऑप्शन के हिसाब से किस में ये बात की गई? ब्राह्मण, उपनिषद, संहिता या अरण्यक? बताइएगा।
क्या होगा? तो हम 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में ये बात कही गई है। तो जो वैदिक साहित्य का विश्वास जो है ये उपनिषद की बात करता है, उपनिषद में है। उपनिषद वैदिक साहित्य में बात करता है कि भाई हमारी जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। चलिए 40वां प्रश्न हो गया। 41 प्रश्न की बात करें तो किसके संरक्षण मतलब ही होता है बॉडीगार्ड, ठीक है। तो किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो कौन ऐसे शासक थे जिनके समय में संगम साहित्य की रचना की गई है? तो 41 का आंसर का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, पांड्या वंश के समय हुआ था ये संगम साहित्य की जो है क्या बोला गया था, जो है रचना की गई थी। अब 42 की बात करेंगे। जैसे ही हर्यक राजवंश का संस्थापक की बात होगा, कौन था अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? तो हर्यक वंश की बात होगा तो हम इसमें बिंदुसार का नाम नहीं लेंगे, बिंबिसार का नाम लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार बता जाइएगा। तो 42 का आप याद रखिएगा। अब बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अब बिंदुसार का देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो कि क्लियर कर लीजिए। बिंदु की अगर बात करेंगे तो जैसे ही बिंदुसार की बात होगा तो हम चले जाएंगे मौर्य में। अब बिंबिसार बिंबी डबल ब की बात करेगा तो हम चले जाएंगे हर्यक वंश में, ठीक है। तो एक बात करेंगे ब का, ये जो ब देख रहे हैं एक व की उच्चारण होगा बिंदु, तो आप समझिएगा मौर्य। अब बिंबी डबल ब की बात करेगा तो हम चले जाएंगे हर्यक वंश में। तो बिंबिसार था और यही संस्थापक है। 42 का आंसर क्या क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 43 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब से यह अभ्यास प्रारंभ किया? बता सकते हैं कब से यह अभ्यास जो है प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था, बताइएगा। तो जैसे ही भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध की बात होगा, उनकी आदर्श पूजा की बात होगी, ठीक है। तो ये प्रारंभ कब किया? प्रारंभ मतलब शुरुआत, आरंभ जो कह सकते हैं, कहिए। ये अभ्यास प्रारंभ जो किया गया था किस शताब्दी में की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पहली शताब्दी में ये किया गया था। ये हो गया। 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछ रहा है कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन है, ठीक है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व जो है सबसे पुराना जैन ग्रंथ माना जाता है, कहा जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गुड़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? बता सकते हैं प्रथम बार पढ़ा गया है। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो तो मैं जानता हूँ, आप भी जान लीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं 1837 जेम्स प्रिंसेप, यही तो है सही बात। क्यों? क्योंकि अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था, गुड़ अक्षर को पढ़ा गया था प्रथम बार, और ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 में। और यही सही आंसर है, और कोई नहीं पढ़ा था, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बना? तो जैसे ही बौद्ध धर्म की बात होगी, अशोक की बात होगी, अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रभावित हुआ। कौन बौद्ध सन्यासी थे? तो उपगुप्त का नाम आपको आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ये सवाल आपसे दिखा। 47 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो जैसे ही धर्म चक्र की तिलियों की बात होगी, धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं तो 24 लगा देंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सारनाथ के जो पिलर हैं उसमें जो धर्म चक्र है बनाया हुआ, उसमें 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं। आप अच्छे से जानते हैं, तो इसमें हमको नहीं लगता कि आपको देरी करना चाहिए था। चलेंगे। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया या शुरू किया? तो कब और किसने जो है शक युग शुरुआत किया था, ये बताएंगे। तो हम 48 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क 78 ईस्वी, ठीक है, 78 में किया था, ठीक है। तो कनिष्क के समय हुआ था, 78 में हुआ था, शक युग का आरंभ हुआ था, मतलब शक संवत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। मतलब कौन ऐसा चीनी राजा था या किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में
चीन की विशाल दीवार बनवाया है? या कौन राजा ऐसा था भाई चीनी जो कि विशाल दीवार जो चीन का बनाया हुआ है 220 ईसा पूर्व में, वो कौन था? तो वो था शी नाम है, शी हुआंग नाम है, हुआंग टी नाम है। तो शी हुआंग टी ने बनवाया था, चीनी का दीवार बनवाया था, और वो चीनी का राजा था, मतलब चीन का राजा था। अब देखिए, दक्षिणापति कहा जाता है, दक्षिणापथपति कहा जाता है कि पदवी जो है पहले किसने ग्रहण की थी? तो जैसे ही दक्षिणापति हो या दक्षिणापथपति हो तो आप समझ जाइए उस राजा का नाम आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, श्री सातकर्णी प्रथम थे। तो ये आपका आंसर खत्म हो गया। हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जितना भी हो सके मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है। थोड़ी बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। अगर आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं तो जल्द ही आपके लिए और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।